हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टू आवर अवर न्यू न्यू वीडियो। वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है स्पाउस वीजा एक्सटेंशन इन जर्मनी। तो पहले तो आप सभी को कांग्रेचुलेशन जिन्होंने भी स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, जिनका वीज़ा मिल गया है, सारे काम हो गए हैं और वो जर्मनी आ गए आ हैं। गए हैं देखो, और जिनको नहीं मिला है लगे रहो। वी नो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम रहता है। आप दोनों अलग अलग कंट्रीज में हैं, इतना लॉन्ग डिस्टेंस होता है वो भी शादी के बाद। तो यार देखो, प्लीज़ बने रहना, टाइम लगता है पर प्रोसेस हो जाएगा। तो यार जब आपने नोटिस किया होगा, जब आपको नया नया वीज़ा मिलता है वो सिर्फ 3 या 6 मंथ्स का होता है। लेकिन उस चीज़ की टेंशन मत लेना, क्योंकि जब आप जर्मनी आ जाते हैं वो वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने स्पाउस वीज़ा के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। कैसे अप्लाई करना है सब बताया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट करना। अगर आपको लगता है कि आपको एक और डिटेल वीडियो चाहिए, जिसमें हम आप लोगों को ये बताएँ कि आपको इन्विटेशन लेटर वगैरह सब कुछ कैसे तैयार करना है, सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह थे वो कैसे फिल करने हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, हम उस पे भी एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएँगे। तो देखो यार, हमने एक और वीडियो बना रखी है जिसमें हमने आपको बताया कि जर्मनी आने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी जगह आपको जाना पड़ता है, क्या सिटी रजिस्ट्रेशन, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको पता रहेगा कि आने के बाद आपको अपने स्पाउस के साथ कौन कौन से उनके लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। एक डॉक्यूमेंट लिस्ट में नहीं है, वो है मैरिज सर्टिफिकेट का। तो जब आप लोग इंडिया से आते हैं, आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो जो इंग्लिश में होता है, प्लीज़, और वो यहाँ पे वैलिड डायरेक्टली नहीं होता है। आपको उसको ट्रांसलेट कराना पड़ेगा और प्लीज़ उसकी नोटरी भी करा लेना, तो वो यहाँ का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और ये कराना बहुत ज़रूरी है, बहुत एक मान लीजिए एक मेन स्टेप है आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश वाला काम पे नहीं आता हाँ। है, तो आपको ट्रांसलेट कराना ही पड़ेगा। तो उसके बिना वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे वैलिड ही नहीं होगा, और उस डॉक्यूमेंट के बिना आपको सिटी रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब आपको बिना टाइम वेस्ट किए आउसलैंडर बिहोरे का अपॉइंटमेंट लेना है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। हम लोग हैम्बर्ग में रहते हैं, हमें 4.5 मंथ्स लग गए थे। ईज़िली, और हमने सब कुछ टाइमली किया था। आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन होते ही जब हमारे पास सब चीज़ आ गई थी, तो हमने सीधा अपॉइंटमेंट ले लिया, लेकिन फिर भी हमें इतना काफ़ी टाइम टाइम लग लगा गया। था और मेरा वीज़ा तो 3 महीने में एक्सपायर होने वाला था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होने वाला है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। नहीं, मैं आपको इसका फिक्शंस बिछाने को, जो होता है टेम्परेरी वीज़ा, हुँ। वो आपको ऑन टू हैंड टू हैंड आई थिंक 10 या 15 मिनट में इशू भी हो जाएगा, अगर आपने पहले से एप्लीकेशन कर रखी हो तो। वो लोग वहाँ जाके यही देखते हैं कि आपने अप्लाई कर रखा है, तो उस हिसाब से अगर आपने नहीं कर रखा होगा तो वो टेम्परेरी वीज़ा नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। और वो लेने के बाद में ऐसा नहीं है कि वो मिल गया तो आपके कुछ काम नहीं हो सकते हैं। मैं उसी वीज़ा के साथ में इंडिया जाकर आई थी। हाँ, टेंशन मत लेना कि भाई हम कहीं घूमने नहीं निकल सकते, ये नहीं कर सकते, उस वीज़ा पे आप सब आराम से कर सकते हो। बस ध्यान रखना, अप्लाई कर लेना, नहीं तो फिर वो बोलेंगे कि भाई जाओ वापस अप्लाई हुँ। करो फिर आओ। एक बात इसमें थोड़ी-सी आपको बुरी लगेगी, थोड़ी-सी अजीब लगेगी कि यार तुम्हें ना इन केसेस में इमरजेंसी में जाना पड़ता है, तो नींद खराब होगी, लेकिन सुबह-सुबह 6-7 बजे लाइन में लगना पड़ेगा। और हम मेरे को अच्छे से याद है, हम लोग जाते थे ना सुबह-सुबह हाँ, जल्दी उठ के। हाँ, सही में आधे नींद में होते थे, और उस टाइम ना सितंबर अक्टूबर अक्टूबर था, तो एकदम ठंड आनी चालू हो ठंड, गई थी हाँ। सुबह-सुबह। तो एक तो मन नहीं करता था, लेकिन यार लाइन में भी लगना पड़ता है। आपको जो टेम्परेरी वीज़ा मिलेगा, इस ये आपको 6 महीने का मिलता है। तो आई थिंक उस टाइम तक आपके सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होगी, अपॉइंटमेंट भी मिल चुका होगा। अब बात करते हैं अपन मेन हुँ। पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो देखो, आवर्स एंड बिहेवियर हर सिटी की टू सिटी काफ़ी वेरी करता है। आज के पॉइंट पे ज़्यादातर मेजॉरिटी सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। पहले थोड़ा ऑफलाइन था, तो उन केसेस में पता क्या होता था कि भाई पहले मेल लिखो, हुँ। उस मेल का रिप्लाई का वेट करो, फिर वो बताते थे कि किस टाइप के आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनके प्रिपरेशन में लगो, और फिर फाइनली कहीं जाके आपको एक अपॉइंटमेंट मिलती थी। एंड आई थिंक कोविड के बाद में सब हाँ, चीज़ें बहुत चेंज हुई है और यहाँ पे मतलब एटलीस्ट ऑनलाइन चालू हुआ है चीज़ें सही सारी। में कोविड के बाद में जर्मनी को एक बहुत अच्छा पुश मिला था कि भाई हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। तो हुँ। सबसे पहले जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने चाहिए पहले से, नहीं तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई केसेस में आपको स्टार्टिंग में ही अपलोड करने पड़ते हैं। चलो स्टेप 1 पे जाते हैं। पहले आपको वहाँ पे ये आ जाएगा कि डू यू करेंटली हैव अ वीज़ा और नॉट, जिसके केस में आपको येस सेलेक्ट करना है। बट आपको उनको ये भी स्पेसिफाई करना है कि यू डू नॉट हैव अ कार्ड। कार्ड यहाँ पे एक रेसिडेंस परमिट, जिसको हम लोग बोलते हैं हुँ। ऑफ एन हाउस सेटल, आपके पास करंटली वो नहीं है। तो आपको ये बोलना है कि मुझे वो एक चाहिए, और आपको उस बेसिस पे अप्लाई करना है। फिर सेकंड वो कहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा डू यू हैव। उसमें आप अपना देख सकते हैं, आपके उसके ऊपर लिखा होगा कि आपके वीज़ा पे मोस्टली एक डी बना रहेगा, विच इज स्टैंड्स फॉर डॉइचलैंड, कि करंटली जो आपका वीज़ा है वो सिर्फ जर्मनी में वैलिड है। इसको यूज़ करते हुए आप अपनी पहली एप्लीकेशन कर सकते हैं कि आई हैव अ वीज़ा, इट इज़ अ डी टाइप, और फिर आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि
यहाँ पे आप अपने एक फैमिली रीयूनियन वीज़ा पे आए हैं। उसके बाद में लास्टली आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आपके जो स्पाउस का वीज़ा टाइप कौन सा है, और उसके बाद में आपको सारी रिक्वायर्ड लिस्ट मिल जाएगी। पहला तो आता है कि आपका वीज़ा और आपके स्पाउस का वीज़ा। तो मैंने यहाँ पे सब चीज़ें लिख रखी है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं आप लोगों को नीचे स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। सबसे पहले आपका करंट वीज़ा, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, और इसको प्लीज़ ट्रांसलेट कराना ना भूलें। ट्रांसलेट एंड नोटराइज्ड प्लीज़। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका बच्चा है तो। आता है आपके जो स्पाउस के फाइनेंशियल के उसके कि आप उसमें आप अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हैं, आप आइट्स केबल पेशानिंग दिखा सकते हैं, या फिर आप दिखा सकते हैं, और इसके अलावा आपको ये भी दिखाना पड़ेगा लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स। ये दोनों डॉक्यूमेंट ये प्रूव करेंगे उनके पूरे के पूरे फाइनेंशियल के। बाद में आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट, लेकिन अगर आपके स्पाउस के पास में ब्लू कार्ड है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। वरना फिर आई थिंक करेंटली A1 लेवल लैंग्वेज आपको रिक्वायर्ड है। हाँ, लेकिन आपने पहले ये चीज़ इंडिया में कर ली है, तो इस चीज़ के लिए आपको कोई नई बस एग्ज़ाम नहीं आपको देना वो पड़ेगा। हाँ, बस आपको उस डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना है उसका सर्टिफिकेट। सच्ची बताओ ना, यहाँ जितने डॉक्यूमेंट देखने वो इंडिया के कम से कम आधे हैं। इसके बाद आता है कि आपका क्रांकनपेरेशन बिशानुगोंग, ये होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। इसको आईडी कार्ड मत समझ लेना जो आपको मिलता है टीका होगा किसी का भी। ये आपको अलग से उनके ऐप के थ्रू मिल जाता है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ यार, जहाँ जहाँ तुम्हें मौका मिल रहा है ना, प्लीज़ ऐप का यूज़ करना। जर्मनी में डिजिटलाइजेशन जिन जिन सेक्टर्स में हो चुका है वो बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करता है, और ये आपको ना मुश्किल से 5 मिनट 2 मिनट में पूरा का पूरा सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगा। वरना फिर से उनके ऑफिस जाओ, लाइन में लगो, बोलो हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके बाद में आप लोगों को चाहिए आपका रेंट का अमाउंट और आपका रेंट का कॉन्ट्रैक्ट। वही रेंट के अमाउंट में सिंपल है, तुम्हें बस अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना है। कॉन्ट्रैक्ट वाले में थोड़ा ध्यान रखना कि तुम्हें एक स्टार्टिंग का पेज दिखाना पड़ता है, 1 या 2 पेजेस, या फिर और तुम्हें लास्ट के। एग्जैक्टली जहाँ पे मेन सिग्नेचर हो रखा है। देखो कई केसेस में ये भी हो सकता है कि जो आपके स्पाउस होते हैं वो रेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पहले से रह रहे हो। तो जो आपके फेमीटर होते हैं, जो मेन होते हैं, वो आपको ये बोल देंगे कि अपने स्पाउस के लिए एक पूर्ण स्टेबल बेस्टेडिंग बना आप अपने नाम पे बना सकते हैं, जो कि बेसिकली ये है क्योंकि आप हाफ मीटर होते हैं जो आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट पे आप ही एक सबलेट बना रहे हैं। तो कुछ केसेस में वो प्लीज़ साथ में अपलोड कर देना, नहीं तो एटलीस्ट साथ में ले जाना, जस्ट इन केस अगर वो पूछा जाए। ये डॉक्यूमेंट फॉर श्योर आपको रिक्वायर्ड हुआ होगा जब आप यहाँ पे सिटी रजिस्ट्रेशन करने गए होंगे, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास प्रिपेयर्ड है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है इस पॉइंट पे। इसके अलावा कुछ कॉस्ट वो लोग और बोलते हैं, जैसे कि हीटिंग कॉस्ट, कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट। 90% केसेस में ये सब कुछ आपके वार्म मीटर में इंक्लूडेड होता है, तो आपको अलग से नहीं लेकर एग्जैक्टली अलग से नहीं लेके जाना पड़ता। बस वो पेज ले जाना जहाँ पे ये सब मेंशन्ड हो। लास्ट देखो, ये वाला डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, बस हमने कुछ केसेस में नोटिस हुआ था और हमारे खुद के साथ भी ये हो चुका है कि स्टार्ट एंड एंड सिटी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट जो आपको मिलता है साथ में ले जाना, ये आपको अपलोड नहीं करना होता है। जस्ट इन केस अगर वो पूछे तो आप दिखा सकते चीज़ें हम लोग आपको अपनी तरफ से बताते हैं ताकि आपका प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि हम लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं जो वही। हम लोग लेकर गए थे और हमारा काम जिस हिसाब से हो गया। हैं। क्योंकि हमारे केस में भी हम लोग ने सिर्फ कुछ ही डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और आपको एक कंफर्मेशन मेल आता है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। उसके अंदर आपको उसी टाइम स्पेसिफाई हो जाता है कि क्या आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट साथ में लाने फॉर फर्दर वेरिफिकेशन, क्या उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने की ज़रूरत है कि नहीं। क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट्स जाते हैं वहाँ पे कोई ना कोई सब कुछ सॉर्ट कर रहा होता है, वो सब डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा होता है। 90% डॉक्यूमेंट जो आपके स्पाउस के होते हैं, क्योंकि उनकी फाइल में पहले से होते हैं, वो जल्दी से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। बहुत ही रेयर होता है, बट शायद वो कभी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मंगाए, इन केसेस में आपको ओरिजिनल फिजिकल कॉपीज अपने साथ में लेके जानी पड़ेंगी। डॉक्यूमेंट्स के बाद में जब सबमिट करा दोगे आप, तो आपको आपका पहला अपॉइंटमेंट मिलेगा, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में हो। और जैसे मेरे हिसाब से तो 2 महीने के बाद में मिल जाता है। हमें पर्सनली 4 महीने लग रहे थे, क्योंकि हम लोग हैम्बर्ग में रहते हैं। बड़ी सिटीज़ में थोड़ी बहुत इनमें दिक्कत है, छोटी सिटीज़ में वो लोग क्योंकि वहाँ वर्कलोड कम रहता है या फिर एटलीस्ट एप्लीकेशंस कम रहती हैं उनकी, तो वो लोग आपको जल्दी अपॉइंटमेंट ऑफर कर देते हैं। तो पहले अपॉइंटमेंट के अंदर जब आप लोग जाओगे, तो वहाँ पे जो होता है, सबसे पहले तो आपकी बायोमेट्रिक्स फ़ोटो लेंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे। वहाँ पे पहले वाले में सब देखते हैं, अगर सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हैं वो बोल देंगे चलो अपने पास फिंगरप्रिंट्स हमें दे दो रिकॉर्ड पर्पस के लिए, एंड एक वीज़ा फ़ोटो खिंचवा लो। बट दैट्स इट। अगर आपके पास एक वीज़ा फ़ोटो है तो ध्यान रखना वो सिर्फ पिछले 5 या 6 महीने के ही एक्सेप्ट करते हैं, उससे पहले की हो तो वो लोग नहीं मानते। फिर आपको वहाँ मुझे पे जहाँ तक याद है मैंने क्लिक कराई थी हाँ, वहीं क्योंकि पर ही। क्योंकि क्या हुआ था, निया के पास जो थी वो थोड़ी पुरानी थी, हाँ, तो इसकी वजह से उन्होंने बोला आप बाहर जाइए। आई थिंक लास्ट टाइम जब हमने चेक किया था वो 8 यूरो की फ़ीस होती है, अब शायद बढ़ गई, तो हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है। और अब 2 मिनट का काम है, जल्दी से आप बस उसी टाइम आप उसको वहाँ पे पे कर सकते हैं। और ये
ही होता है आपके पहले अपॉइंटमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं होता और ना। कुछ नहीं होगा। आपका कोई वहाँ पे इंटरव्यू नहीं लेने वाला कि भाई तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या करने आए हो, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं होता है। आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, कुछ हो तो वेरीफाई हो जाता है एक्स्ट्रा, और बस आपके बायोमेट्रिक्स से रिकॉर्डिंग हो जाती है सारी की सारी। उसके बाद में आपको आपकी एक फाइनल डेट मेल के थ्रू मिल जाएगी, फिर आपको बस जाके कलेक्ट करना। देखो यूजुअली ना हमारे केस में आई थिंक हमें लगे थे 5 हफ्ते के आसपास, पता नहीं क्यों, बट हम लोग और ऑन एन एवरेज जितना हम लोग ने सुना है 3 हफ्ते के अंदर या 4 हफ्ते के अंदर आ जाती है। बस उस दिन भी कुछ नहीं करना, आपको बस जाना है, आपको अपना कार्ड कलेक्ट करना है। इन जनरल जो भी आपने इंडिया में किया था उससे तो ये लाख गुना ईजी होने वाला है पूरा का पूरा प्रोसेस। पूरा प्रोसेस बहुत ईजी होने वाला है। सही में बस आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि यार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना। जर्मनी में अपॉइंटमेंट मिलना अभी भी उतना ही टाइम मेरे को लेता ऐसा है। लगता है कि यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है वो अपॉइंटमेंट पे आके रुक जाती है। बस। बस बाकी सब चीज़ें बहुत ईज़िली हो जाती है, बस अपॉइंटमेंट मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो यही आप लोगों को बोलूँगी कि जब सारी चीज़ें हो जाए तो बस अपॉइंटमेंट लेकर रखना। बाकी इसके अलावा ना हम लोग का ना डीएम में कई बार एक क्वेश्चन और आए हैं जो होते हैं स्टोर क्लास, यानी जो आपका टैक्स क्लास होता है उसके रिगार्डिंग। तो देखो जब हम लोग जॉब कर रहे होते हैं तो हमारा यूजली टैक्स क्लास एज अ सिंगल होता है 1, लेकिन जिस डे पे हमारी वाइफ आ जाती है और हमारा सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हम लोग ऑटोमेटिकली टैक्स क्लास 4 पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका टैक्स है वो थोड़ा हाई हो जाता है, स्टार्टिंग ये पॉइंट तो ये है। दूसरा फिर वो लोग ना ये देखते हैं कि अच्छा अभी आपकी स्पाउस कमा रही नहीं कि नहीं कमा रही है, उस पर वेरी करता है, या फिर अगर दोनों सिमिलर रेंज पे कमा रहे हैं तो भाई वो टैक्स क्लास 4 पे ही रहने वाला है, कोई शिफ्ट नहीं होगा। अगर एक हाई डिफरेंस है या फिर करंटली आपकी स्पाउस अनएम्प्लॉयड है, इन केसेस में आप टैक्स क्लास 3 और 5 का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो टैक्स क्लास 3 होता है उस पर फिर टैक्स कम लगेगा, और 5 अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर उसको उसकी इनकम लो है तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो ओवरऑल आपका फ़ायदा हो जाता है इन चीज़ों में। बाकी देखो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है आप बहुत ईजिली ऑनलाइन कर सकते हैं। फिनांस आपका उनका एक है आल्स्टर करके, उस पर प्लीज़ आईडी बना लेना। थोड़ा सा उसका प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का थोड़ा लंबा लगता है, वो लोग एक वेरिफिकेशन कोड भी भेजते हैं, थोड़ा सा लंबा, आई थिंक 1 या 1.5 वीक लग सकता है। लेकिन एक बार वो जब हो जाए ना तो अपना सारा का सारा टैक्स क्लेम तुम्हें जितने भी ये छोटे मोटे स्टेप्स होते हैं बहुत आराम से करा सकते हो। क्योंकि मेरे को ध्यान है जैसे ही निया का टैक्स इन्फॉर्मेशन आ गया था सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद, आई थिंक 1.5 वीक्स के अंदर मैंने उन डॉक्यूमेंट को लिया, मैंने अब बता दिया कि भाई हम लोग को इस तरह चेंज करना है, एंड मेरे को वो अगले मंथ की सैलरी में रिफ्लेक्ट भी हो गया था। तो ये प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाता है जब आप सब कुछ ऑनलाइन प्रेफर करते हो तो गाइस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। और प्लीज़ हमें ज़रूर बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है और कितनी हेल्पफुल रही आप लोगों के लिए, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी प्लीज़ ओके। कमेंट करना। बाकी अगर हम ऐसा कुछ हो जो आपको स्टिल कंफ्यूजन कर रहा हो या आपके कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट करना, या फिर आप हमें डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो। डीएम भी कर सकते तो हैं। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड एंड टेक टेक केयर। केयर।